एक बार ऐसे ही थाने में ऐसा हुआ था कि पुलिस ने उनको रोक लिया था। जैसा जिस अवस्था में हो उस अवस्था में उठ के लाइन लगा दी। हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर लंबी लाइन लगी हुई थी कि पापा को रोक क्यों लिया। जब हम बोर्डिंग में थे तो लोग हमको हमारे कास्ट से जज ना करें इसलिए सरनेम्स बदल दिए गए थे। हमको नहीं पता था कि बिहार में कास्ट जाति व्यवस्था है और जब हम दिल्ली में आएंगे तो बिहार एक जाति व्यवस्था है। एंटरप्रेन्योर की तो लाइफ एक हस्टलिंग ही होती है। हम एंटरप्रेन्योर कहाँ है मैडम? हम तो देखिए एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर तो वो होते हैं ना जो कि बड़े शहरों में होते हैं। आपने बताया आइडिया जनरेट हुआ आपके खुद के गांव से, पर खाने का बिजनेस ही क्यों? देखिए तो नेचुरली ये बिजनेस हमारा करने का मोटिव नहीं था। ये चंपारण हांडी मटन हमको लगता था कि अगला बिरयानी बन सकता है और लिट्टी अगला समोसा बन सकता है। मेनी पीपल डोंट नो दिस कि फूड एंड बेवरेज में एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा हाईलाइट डालेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है इन फूड एंड बेवरेज बिजनेसेस? ये मिथ है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है रेस्टोरेंट में थोड़ा कम मार्जिन होता है। फूड एंड बेवरेजेस बोलते हो ना, तो बेवरेजेस में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है, फूड में कम मार्जिन होता है हमेशा। On this, going back to your Shark Tank journey, like you said that you had a banter with Aman. की तरफ जा रहे हो, अभी आपको पता नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होनी है, क्लियर रियल सेंस में नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शो में नहीं आई है, ठीक है। आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि शार्क टैंक के हिस्ट्री में हमको लगता है जितना क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उतना क्वेश्चन किसी भी पिक्चर से नहीं पूछा गया है ऑन द प्लेटफॉर्म। आई एम टेलिंग यू गो एंड काउंट द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्वेश्चन दे हैव बीन आस्क्ड। तो अभी आपको ये भी नहीं पता कि आप आउटस्टेशन फॉलो कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपके 4 भाई हैं राइट, जो आपके साथ बिजनेस में हैं और अलग अलग पोजीशन संभाल रहे हैं। अगर उनमें से किसी एक को निकालना हो, वो कौन होगा और क्यों? निकालना हो? हाँ। हे गाइस, मैं हूँ वर्णिका गुप्ता, को फाउंडर ऑफ सोशल बर्ड, एंड आई वेलकम यू टू विंग्स ऑफ सक्सेस। इंडिया का असली दिल गांव में बसा है, पर टेस्ट कहीं वेस्टर्न फूड ट्रेंड्स के बीच धीरे धीरे छुप सा गया। फिर आए आलोक, एक फाउंडर जिन्होंने सोचा अगर हम अपनी रूट्स वापस प्लेट पर ना लाए तो कल्चर का असली स्वाद खो जाएगा। उन्होंने हांडी का स्लो कुक्ड मैजिक, लिट्टी चोखा की वार्मथ शहर को वापस चखाई, बिना ऑथेंटिसिटी लूज किए। और सिर्फ टेस्ट नहीं, ये एक जर्नी है जिसमें उन्होंने होरेका की दुनिया समझी, F&B मार्केटिंग के ट्रेंड्स डिकोड किए और नंबर्स और मार्जिन्स और इमोशंस सब बैलेंस करते हुए एक कैटेगरी बिल्ड की। आज हम मिल रहे हैं उस विजनरी से जो चाहता है कि हर शहर में एक गांव दोबारा जिंदा हो। लेट्स वेलकम द फाउंडर ऑफ गांव रेस्टोरेंट, आलोक। हाय आलोक, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सो आलोक, आपने कैसे सोचा गांव का रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का? कहानी मैं आपको बताता हूँ और इससे आपको समझ में आएगा। अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था बिहाइंड द कैमरा आपकी टीम से भी कि जनरली जब हमने गांव स्टार्ट किया था तो हमारा मानना था कि कोई एक ऐसा ब्रांड बने जिसको भारत के लोग ना सिर्फ खाए बल्कि प्राउडली सेलिब्रेट भी करें, ठीक है। पहले होता था हमारे समय में जब हम दिल्ली आए थे गांव से, तो जब आप गांव से आप चलते हैं, हमारे जैसे गांव से बेसिकली अगर आप पटना से दिल्ली आ जाएं तो भी आपको वो खाई इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन चंपारण जैसी जगह है वहाँ से सीधे दिल्ली आ जाना ना, जब आप एक बार जब ट्रेन में बैठते हो ना, तो बाकी लोग के लिए ना वो ट्रेन होता है। हमारे लिए जब हम 2009 में जब बैठे थे ना, तो एक नया दुनिया होता है। जब हम ट्रेन में बैठते हैं ना, तो हमें छोड़ने तो कुछ ही लोग आते हैं, बट हमारे साथ ना पूरा गांव, एक पूरा राज्य, एक पूरा समाज चलता है। तो आपको ना सफलता आपकी ज़रूरत बन जाती है रादर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो जब हम वो ट्रेन में बैठते हैं ना, तो हमारे लिए एक टाइम मशीन की तरह होता है वो। और बैठते ही ट्रेन में हमको नई संभावना दिखने लग जाती है कि हम दिल्ली जाएंगे तो ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि पापा को अच्छा लगे, गांव को अच्छा लगे, सब कुछ अच्छा लगे। और जब आप वहाँ से सीधे दिल्ली आती है ना, जब दिल्ली पे जब वो ट्रेन रुकती है तो आप रियलाइज़ करते हैं कि कितनी
लंबी खाई है, कितना दूर आप आ गए हो। मतलब कहाँ आप एक गांव में थे, चंपारण के गांव में, और कहाँ आप दिल्ली आ गए हो। और उसको करने के चक्कर में ना बहुत सारी आप गलतियाँ करते हैं शहर में आके, और शहर वाले आपको बराबर बताते भी हैं कि आप गांव से हो। तो आपके मन में रहता है कि वो गांव जो है जिसके लिए आपको मतलब इतना सुनना पड़ रहा है, तो उसके आसपास कुछ ऐसा बनाया जाए। क्योंकि जब आप ट्रेन में बैठते हो ना, तो एक पूरी नई संभावना, नई उम्मीदें, बहुत सारा चीज़ आपके साथ आता है। तो आप यहाँ से फेल होके वापस नहीं जा सकते। तो वो आइडिया था गांव के पीछे कि जब हम यहाँ पे आएंगे, तो जब हम लौट के जाएंगे ना, तो कुछ ऐसा गांव को हम दें कि लोग को ऐसा लगे कि ये बड़ा बन गया। क्योंकि जब आप वहाँ से निकलते हो तभी लोग सोच लेते हैं कि कुछ बड़ा करके जाएगा। और कितनी बार इसको करने में आपको क्या है कि आप इतना समय लग जाता है, और हमें भी इतना लग गया ना कि आप खुद से ही गुस्सा हो जाते हो। मतलब मैं कितनी बार अपने आप से इतना परेशान हुआ हूँ कि मुझे घर जाने का मन होता था, बट मैं जानबूझ के नहीं जाता था कि यार इस बार तो कुछ करके ही जाऊँगा, मतलब घर पे। तो हाँ, मतलब गांव वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। और गांव है क्या हमारे लिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मैं अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, और एक भैया है, मतलब वो आए, और उन्होंने बोला कि भैया, तब हमारा साकेत में आउटलेट हुआ करता था, वो मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास ही हमारा गौरव अपार्टमेंट था। छोटा सा आउटलेट था। वो आए और उन्होंने बोला कि भैया आप मुझे लिट्टी दे दो और मुझे एक्स्ट्रा चोखे के साथ देना। वो एक मुझे लग रहा था कि यूपी या बिहार से थे, मनोज नाम था। क्योंकि मैं स्टार्ट में आउटलेट पे होता था तो मैं इंटरेक्ट बहुत करता था लोगों से, तो मैंने अपना नाम भी बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप थोड़ा चोखा के साथ दे दो। मैं देख के उनको समझ रहा था कि वो कॉर्पोरेट से काम करके आए हैं, थके हुए लग रहे हैं, थोड़े कपड़े भी पुराने हो गए हैं, क्योंकि सेल्स में जो काम करने वाला, शायद मुझे ऐसा लगा, पहली परसेप्शन एटलीस्ट मेरी ये थी। तो मैंने उनको दिया वो लिट्टी चोखा, एक बार वो सर्व किया, एंड वी यूज्ड टू इंटरेक्ट व्हाइल समवन इज हैविंग इट, राइट। तो वो लिट्टी चोखा खा रहे थे। तो जब उन्होंने पहला बाइट लिया ना, पहला बाइट लेते ही ना 5-6 सेकेंड तक या 10 सेकेंड तक ना वो चबाते रहे उस लिट्टी को, और उनकी आंखों में थोड़ा सा पानी आ गया। तो एक सर्विस इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि मतलब कि कोई खाना खाएगा तो कहीं तीखा तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तीखा होने का बड़ा एक साफ सा है, लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो हमने पूछा भैया सब ठीक है, आपको ज़्यादा तीखी तो नहीं लगी? तो उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि भैया ये तो हमारे गांव का खाना है, ये तो हमारे माँ के हाथ का खाना है, भैया हम 7 साल से घर नहीं गए हैं। और देखिए मैं बोल रहा हूँ तो ये देखिए मेरा आई एम गेटिंग गूज बॉम्स ऑल्सो। दिस इज़ द जर्नी आई थिंक वी स्टार्टेड। एंड उसके बाद अगला काम उन्होंने ये किया कि ही क्लिक द पिक्चर एंड ही कॉल्ड हिज मॉम कि मम्मी आपको पता है दिल्ली में भी हमको अपने घर जैसा खाना मिल रहा है, आपके जैसा खाना मिल रहा है। और उन्होंने उसके बाद बोला कि भैया ऐसा लगता है कि आपने मुझे खाना नहीं खिलाया है, ऐसा लगता है कि मुझे मेरी गांव की यादें लौटा दी आपने। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि गांव ये है मेरे लिए। आप देखो 2-3 चीज़ें हुई है उसमें। तो एक दर्द है जो शहर में आने वाले कोई भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड या उड़ीसा का रहने वाला बंदा जब यहाँ पे आता है ना, तो वो घर जब नहीं जा पाता ना, तो वो अपने गांव को, घर को, अपने माँ को बहुत मिस करता है। तो जब वो गांव में उस दिन आके खाना खा रहा था ना, तो उसने 2 बातें कही कि भैया हम 7 साल से घर नहीं गए हैं, और दूसरी बात उसने ये कही कि भैया आपने तो ये हमारा खाना खिला दिया, हमारे घर जैसा खाना खिला दिया, हमारे माँ का हाथ का खाना खिला दिया। सो दैट इज़ गाँव meant to all of us and meant to me as well. आप अपने पापा के बारे में, अपने गांव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, इवन आप शार्क टैंक पे भी बोल रहे थे। तो थोड़ा सा प्रेफरेंस बता सकते हैं कि आप बचपन में ग्रोइंग आपकी फैमिली कैसी थी, क्या क्या सारी चीज़ें थी? बिल्कुल मतलब एक साधारण परिवार में हमारा जन्म हुआ था। दादाजी का लकड़ी का काम हुआ करता था, और किसान और लकड़ी वाला उनका काम था। और पापा का भी अपना कहानी रहा है। शार्क टैंक में भी मैंने पूरा ही बताया था, बट चूंकि वो पिच बहुत बड़ी होती है तो वहाँ से वो कट गया है, क्योंकि वो सब कुछ अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। तो पापा की कहानी ऐसी हुई है कि पापा ने सब कुछ किया है। आज हम आपके साथ यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं ना, और कोई हमारे जगह पे नहीं बैठा है और हम ही हैं इस जगह पे, तो अंतर सिर्फ पापा ही हैं उसके लिए। क्योंकि उस गांव में हमारे यहाँ पे जब एक भी इंजीनियर, एक भी डॉक्टर नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले लोग हुआ करते थे, तब उन्होंने सोचा कि उनका बेटा बोर्डिंग में पढ़ेगा, राइट।
और बिहार में सोशल चीज़ें बहुत होती हैं वहाँ पे। पहले 2000 में बिहार आज की तरह नहीं था। 1995-96 में जब से मैं पापा को देख रहा हूँ, तो उनका ऐसा था कि वो कुछ भी करते थे, उनका हमेशा से लोगों से जुड़ाव बहुत था। तो हमारा गांव जो जैसे आज बहुत पक्के का मकान है, वहाँ पे लाइट आती है, वहाँ पे मतलब हर जगह टेलीफोन के टावर्स, मोबाइल के नेटवर्क्स लगे हुए हैं, सब कुछ मतलब अब शहर जैसा है, लाइट भी नहीं जाती है। पहले ऐसा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ इक्का दुक्का जो मकान थे ना, वहीं आपको दिखेंगे कि मतलब ईंट का होगा, बाकी सारे के सारे झोपड़ी टाइप से। तो पापा का प्राइमरी मोटिव ये था कि वो कुछ भी करे, कम से कम ये पूरा गांव का। और गांव में खास बात पता है क्या होती है, जब भी कोई सक्सेस के बारे में और सफलता के बारे में सोचता है ना, तो वो सोचता है कि सिर्फ अपना वाला ना हो, वो पूरा का पूरा एक सोसाइटल चेंज हो। और उनका इम्पैक्ट मैंने उन्हीं को देखा, ही इज़ माई हीरो ओनली, राइट। तो वो पहले उन्होंने फेरी वाला काम किया, फिर वो गांव में कंपाउंडर होता है ना, जो डॉक्टर के साथ जो जाता है, जो इंजेक्शन एंड ऑल देता है या कुछ दवा दे के काम चलाता है, तो पापा ने वो सब किया। जैसे कि आप वहाँ जनरल स्टोर, किराना स्टोर देखेंगे तो वहाँ पे जाके फेरी लगा के आप सामान दे सकते हो। दुकान पे ज़्यादा होलसेल का सामान वाला काम वो किया है, कंपाउंडर वाला काम किया है। फिर वो धीरे धीरे वो लोगों से मिलने लगे, लोगों को समझने लगे कि काम कैसे निकाला जा सकता है। तो फिर वो लोग वहाँ के जो MPs थे, विधायक थे, BDOs थे, उनसे मिल के कैसे फंड हमारे गांव को मिल सके, हमारा गांव का मकान कैसे पक्का हो सके, सड़कें कैसे कच्ची से पक्की सड़कें हो सके, उन्होंने बहुत सारा काम किया। एंड आई हैव सीन द इम्पैक्ट। वो ऐसे इंसान थे जो आज के ज़माने में अगर कोई एक मतलब एक बहुत ही गरीब परिवेश से उठ के और वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे अगर उनको कोई रोक देता था ना, अगर पुलिस वाला अगर उनको पूछ लेता तो पूरा गांव उनके साथ चला जाता। आई हैव सीन पीपल फाइटिंग फॉर हिम। एक बार ऐसे ही थाने में ऐसा हुआ था कि पुलिस ने उनको रोक लिया था, एंड दैट वाज हिज इमेज। एंड नॉट लाइक यू सीन इन द मूवीज कि ऐसा है कि उन्होंने कुछ ऐसा हीरोइज्म कर दिया या किसी को मार दिया पीट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। बस उन्होंने सोसाइटल चेंज करने की कोशिश की थी। और जब वो क्या इंसिडेंट ये था कि पापा आ रहे थे, नॉर्मल पूछताछ के लिए पुलिस ने रोक दिया, और हम लोग छोटे ही थे अभी, मतलब मुश्किल से 10 या 12 साल का रहा हूँगा। लोग कोई अगर अंडरवेयर पे है तो अंडरवेयर पे, किसी ने सिर्फ बनियान पहन रखी है तो बनियान, किसी ने जैसा जिस अवस्था में हो उस अवस्था में उठ के लाइन लगा दी। हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर लंबी लाइन लगी हुई थी कि पापा को रोक क्यों लिया। एंड दैट इज व्हाट द इम्पैक्ट आई हैव सीन, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड आई कमिंग टू दिस बिजनेस जर्नी। बहुत सारी और भी कहानियां हैं गांव की। जब हमारा बोर्डिंग में एडमिशन हो रहा था तो हमारे 3 भाई और एक मेरे कजन है जो दीपक, जो हमारी फाउंडिंग टीम में भी हैं, जो चारों लोग जिन्होंने गांव को स्टार्ट किया था, हमने चारों का नाम अलग रखा था। किसी का नाम राज है, किसी का प्रकाश है, किसी का रंजन है, किसी का चंद्रा है। मतलब वो बिहार की मतलब जैसा परिवेश था कास्ट सिस्टम को लेके, इस पे एक छोर था कि जब हम बाद में आके आज हम एक दूसरे से अपने आप नाम को कंपेयर करते हैं तो लोग बोलेगा ही नहीं कि हम सब भाई हैं, क्योंकि सबके टाइटल्स अलग हैं। अच्छा, सबके सरनेम्स अलग से। क्योंकि जब हम बोर्डिंग में थे तो लोग हमको हमारे कास्ट से जज ना करें, इसलिए सरनेम्स बदल दिए गए थे। हमको नहीं पता था कि बिहार में कास्ट जाति व्यवस्था है, और जब हम दिल्ली में आएंगे तो बिहारी एक जाति व्यवस्था है, मतलब एक बिहारी एक जाति है। फिर जब हम पढ़ाई करने पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पे इंग्लिश बोलना एक जाति व्यवस्था है। फिर हम बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो पता चला कि यहाँ पे IIT IIM से होना एक जाति व्यवस्था है। तो सब तरह का चीज़ हमने देखा है। डेफिनेटली वो आपको, जैसे कि एंटरप्रेन्योर की तो लाइफ एक हसलिंग ही होती है। हम एंटरप्रेन्योर कहाँ हैं मैडम? फिर हम तो देखिए, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर तो वो होते हैं ना जो कि बड़े शहरों में होते हैं। ऐसा मुझे इन्वेस्टर्स ने बताया है। अच्छा। कि जब आप IIT से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से, बेंगलोर से हैं, तब एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि मेरी जर्नी आज की नहीं है, मैं आज के बारे में रिमार्क भी नहीं दे रहा हूँ आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर जर्नी। व्हेन आई स्टार्टेड वे बैक इन 2012, आई हैव बीन टोल्ड दैट फाउंडर्स कमिंग फ्रॉम द स्मॉल प्लेसेस लाइक अस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या बिहार, डू नॉट स्टैंड अ चांस। अच्छा। People coming from IIT, IIMs getting funding on their pitch deck on very small ideas, but people coming from small places. Now the thing has been different. अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट पहले तो हमको यही बताया गया कि आप छोटे जगह से आओगे तो you'll be scrutinized like the criminals, right? आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको फंडिंग देने के पहले बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो हम एंटरप्रेन्योर कहाँ हैं मैडम? हम तो बिजनेसमैन हैं। हम एंटरप्रेन्योर तब होते हैं जब हमको फंडिंग मिलता है।
जब छोटे शहर के लोग को जो फंडिंग मिलता है तब एंटरप्रेन्योर होते हैं। अभी तो हम बिजनेसमैन हैं, छोटे वाले। छोटे वाले तो डेफिनेटली नहीं है आपका, अगर हम रेवेन्यू देखें उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो हम आपकी फाइटिंग स्पिरिट की बात कर रहे थे, मैंने वही बोलने वाली थी कि चलो एक बिजनेसमैन की जो जर्नी होती है वो हसलिंग वाली रहती है, आप हसलिंग ही कर रहे हो बचपन में, पहले कास्ट के ऊपर, उसके बाद कास्ट वाली चीज़ें, आप बोर्डिंग में गए, बोर्डिंग में भी एक हसलिंग रही होगी क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती थी इतनी अच्छे से। उसके बाद दिल्ली में आना, दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन लेना, वहाँ का कल्चर पूरा का पूरा डिफरेंट, वो भी एक हसलिंग रही। तो डेफिनेटली ये सारा कुछ आपकी एक फाइटिंग स्पिरिट में कि आपको इसको बिजनेस को कहीं पहुंचाना है, तो वो एक बहुत मेजर पार्ट रहा है आपका पास्ट इससे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरीके से ये आपके पापा का विजन था कि आप लोग आज चंपारण से निकल के ऐसे ऐसे स्टेजेस पे जा रहे हैं एंड अचीव कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू। तो आपका भी डेफिनेटली गांव रेस्टोरेंट का आपका विजन है, लेकिन उससे पहले आपके पापा का रहा। पापा का है, बिल्कुल। उन्होंने दुनिया हमसे पहले देखी है, उन्होंने पहले विजुअलाइज किया है कि हम शायद बाहर जाएंगे तो क्या है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि आपको जब आप दूर चले जाते हैं, आप अचीव करने लगते हैं, तो आप घर से दूर हो जाते हैं। देखिए, बिहार से आया हुआ बंदा जो है ना, उसको वापस जाने में ना, घर वापस जाने में बहुत दिन लग जाते हैं। और आज भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं वापस चला जाऊँ वहाँ पे। तो पापा ने विज़न ज़रूर देखा था कि हम बड़े बने और वो हो जाएं, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हमको दूर भी ले गया है हमारे घर से। दो वी गो टू होम वेरी फ्रिक्वेंटली। वो एक लाइन है ना कि पहले घूमने में, फिर पढ़ने में, फिर कमाने में लग गए और फिर घर लौटने में जमाने लग गए, वैसा वाला हिसाब किताब है हम लोग का। तो लौट नहीं पाए हैं, बट हाँ, उन्होंने हमसे पहले ये विज़न हमारे लिए देखा था कि हम बाहर जाके पढ़ें, दूसरों से अलग बने। एंड कहीं ना कहीं वो पापा प्राउड फील करते हैं आज? वो सामने तो नहीं बोलते हैं कभी भी, एंड बट एक बार जब शार्क टैंक में हम आ गए थे तो एक मैंने इंटरव्यू में सुना है उनको बोलते हुए दैट उनको तो पता ही था कि मैं कुछ कर लूँगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ मतलब वो पहला एक्सेप्टेंस है उनके लिए। मतलब वैसे खुल के पापा तो कभी भी कुछ भी नहीं बोलते कि मुझे लग रहा है कि ऐसा तुम कर लोगे। और हम तो बहुत डरते थे, हमारे यहाँ ना पापा से थोड़ी डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग पापा से बहुत क्लोज नहीं जा सकते, थोड़ा एक दूरी रहता है उनसे। तो आपको खुल के कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम ये अच्छा कर रहे हो। डेफिनेटली। चलिए अब बात करते हैं, आपने स्टार्ट कैसे किया इस बिजनेस को? आइडिया का आपने बताया, आइडिया जनरेट हुआ आपके खुद के गांव से, पर खाने का बिजनेस ही क्यों? देखिए, तो नेचुरली ये बिज़नेस हमारा करने का मोटिव नहीं था, ये बस ये था कि हमें कुछ करना था। अच्छा। तो इसकी कहानी 2012 में स्टार्ट होती है। 2012 में हमने bookingarena.com करके एक कंपनी स्टार्ट की थी 2012 में, बहुत पहले। मतलब मैं 19 साल का रहा हूँगा। बहुत सारे फाउंडर्स तो इंडिया वाले अभी मतलब बिजनेस में पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब बिजनेस में पैदा तो हुए थे बट वो बिजनेस में नहीं आए थे। इनफैक्ट जोमेटो टीम यूज्ड टू कम विद अस। जब हम जाते थे वहाँ पे टाई अप करने, तो वो भी साथ में जाते थे। दे यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स। सो जोमेटो वाज नॉट दैट बिग उस समय में। पहले आप बताएंगे बुकिंग एरेना था क्या? हाँ, बुकिंग एरेना एक ऐसा बिजनेस था जहाँ पे हम वर्ल्ड का पहला बुकिंग इंजन बना रहे थे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एग्रीगेटिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस। एनी काइंड ऑफ बुकिंग, चाहे होटल बुकिंग हो, या आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी हो, या आपको टेबल बुक करना हो, या आपको गिफ्ट बुक करना हो, किसी को फ्लायर्स भेजने हो। सो every and any kind of booking at one place. So we called ourselves as India's, world's, claimed ourselves that India's first booking, first booking engine on the planet is what we used to say ourselves, right? But कहीं ना कहीं वो हमारे पास जो था सिर्फ विजन था और पैसे भी कम थे। जैसे मैंने बताया कि मम्मी वाज माई फर्स्ट इन्वेस्टर, शी प्लेड वेरी इंटीग्रल पार्ट। तो उन्होंने हमको वो जितने भी अपनी वो क्या था कि अपने शादी के टाइम से जो पैसा उन्होंने जोड़ के, अभी पापा से 200 ले लिए, 500 लिए, जोड़ के जितना रखा था वो पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर दिया हमारे लिए। 6-6.5 लाख रुपए हमने लगा दिए थे उनके पैसे पूरे इस बिज़नेस में। और थोड़ा बहुत इधर उधर से हम काम करके, क्योंकि जब हम आए थे ना तो जो मिलता था वो कर लेता था मैं। आप सोचो कि मैंने मॉडलिंग भी करी है, होटल्स में मैंने डे पे भी काम किया है, मैंने टाइप राइटिंग भी किया है, सब थोड़ा थोड़ा किया है कि कहीं से भी पैसा आ जाए। तो वो करके वो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। वो चला नहीं, क्यों? क्योंकि 6 महीने हमको लग गए पहला ऑनबोर्डिंग और क्लाइंट कन्विंस करने में कि हमारे साथ bookingarena.com के प्लेटफॉर्म पे आओ।
क्योंकि इतना आसान नहीं था लाइफ जब आप थे। हमने क्या किया था, इवेंट और मूवी टिकटिंग को पहला हमने स्पेस चुन लिया था। उस समय में बुक माई शो वॉज वेरी वेरी डोमिनेंट। अभी तो आप सोच भी सकते हो क्योंकि पेटीएम मूवीज भी टिकट बुक कर रही है। तब वहाँ पे सिर्फ क्या जूंगा एक पुणे की कंपनी और एक टिकट न्यू साउथ की कंपनी थी, वही थी। और बुक माई शो वॉज पैन इंडिया प्लेयर। तो बहुत मुश्किल था कि कोई कहीं पे भी जाके इवेंट ले लो। पीपल यूज्ड टू आस्क कि आप पहले प्रूव करो कि आप ऐसे प्लेयर हो, आप ऐसा कर सकते हो। और बहुत सारा नॉलेज भी नहीं था। 18-19 साल के बच्चे को ज़्यादा कुछ समझ नहीं होती है और कुछ चीज़ एक्सपीरियंस से आता है। सो आई फील कि मेरे में एक्सपीरियंस की कमी थी और हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि इसको ज़्यादा सस्टेन कर पाए। हालांकि हम 200-250 टिकट बेचते थे, बट हमको कमीशन कोई नहीं देता था। हम लोग सिर्फ कन्वीनियंस चार्ज से हम लोग अर्न करते थे, विच वॉज वेरी वेरी लो अमाउंट। तो हमको वो कंपनी बंद करनी पड़ी। देन वी ट्राई टू मेक अ कंपनी जो ग्रॉसरी बेचे, जो आज ग्रॉसरी चल रहा है। हमने वो मिल्क, जो भी ग्रॉसरी के आइटम है, हमने उस समय 2012 में करने की कोशिश करी। Then we started a company called Bond Bazaar, which is similar to Policy Bazaar. That too failed, right? तब हमने एक Let's Link करके एक आइडिया था, which is still a bigger idea. World's first education networking site. It is still there. We have done all the legal works. हमने कॉपीराइट रजिस्टर किया, हमने हर चीज़ कर ली है। बट वो आइडिया में चूंकि हम पहले में इतना फेल हो गए, तो इतना डर गए थे ना, मुझे पता था कि कम से कम 2-2.5 करोड़ तो ऐसे अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए टू बिल्ड दिस कंपनी एंड सस्टेन द मार्केट। और मुश्किल हो गया कि हम उसको बना पाते। हमको डर था कि हम 2 करोड़ रुपए डालेंगे तो कहीं अगर कुछ हुआ ना, तो इसके बाद तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमने सोचा कि तब हमने MBA ख़त्म कर ली थी दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस से और जॉब करना चालू कर दिया था। तो थोड़ा कमाने लग गए थे। और पहला जॉब जो था मेरा, वो था पेटीएम की एक कंपनी थी लिटिल लैब की, ठीक है। वहाँ पे मैं आई यूज्ड टू मीट ऑल द रेस्टोरों, जितने भी रेस्टोरों थे, जैसे डोमिनोज हो गया, नैंडोज हो गया, सैंडोज हो गया, जितने भी रेस्टोरेंट थे उनसे, उनके ओनर से मिलता था, उनके शेफ से मिलता था और उनकी डील्स बनाता था। आप जितनी भी डील्स आप नियर बाई पे या लिटिल लैब पे देखते हो, वो हम लोगों ने वो इनिशिएट की थी। तो हम लोग वो उनको लीन आवर में मोनेटाइज करने की चीज़ें डील बना के करते थे। तो हमको लगा कि यार ये कॉस्टिंग तो हमको समझ में आने लगी है। और चूंकि स्टार्टअप जब आप ज्वाइन करते हो ना, यू गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप मार्केटिंग भी करते हो, उनके लिए बिजनेस भी, उनके लिए कस्टमर सर्विस भी करते हो। एक पूरा कैटेगरी क्रिएट हो रहा था हाइपर लोकल डील्स का। तब ग्रुप ऑन हुआ करती थी नियर बाई, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये रेस्टोरेंट बिजनेस सीम्स टू बी वेरी वेरी इजी फॉर अस टू डू। मुझे लगा कि यार रेस्टोरेंट से तो मैं बहुत वाकिफ़ हो गया हूँ, सब कुछ समझ में आने लगा रेस्टोरेंट के बारे में। और मुझे लगा कि, और हम लोग तब हम बिहार से थे ना, तो बहुत जल्दी जल्दी घर नहीं जाते थे पहले। जब मैं बोला ना कि गुस्सा हो जाता है आदमी जब बहुत दिन तक नहीं जाता है, तो हम लोग बहुत दिन तक घर नहीं जाते थे। तो हमको लगता है कि कब बड़ा बनेंगे, घर जाएंगे, क्योंकि आप सर उठा के तभी जाते हो जब आप कुछ कर लेते हो। तो हम जब हमने सोचा कि हम रेस्टोरेंट करेंगे, तो हम लोग क्या किसी भी जगह खाने जाते थे ना, तो हमको सिर्फ रेस्टोरेंट में जाते थे, हमको दिखता था डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, सबवे, ये सब दिखता था। मोस्टली आपको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ब्रांड दिखते थे। भारत में भारत का खाना दिखता नहीं था। और आप मेरे कॉलेज में भी लोग जब आते थे तो जाएंगे मोती महल डिलक्स में खाना खाएंगे, लेकिन ले आएंगे स्टारबक्स की कॉफ़ी का बॉटल, ठीक है। तो लगता था यार कि हमारा अपना ब्रांड तो है ही नहीं जिसको हम लोग प्राउडली फ्लॉन्ट कर पाए। सो वी थॉट वी विल स्टार्ट समथिंग जिसको लोग खाए नहीं बल्कि सेलिब्रेट करें, ब्रांड जो हम सबके अंदर से हो। और तभी गांव का जन्म हुआ था। एंड दैट वाज द विजन बिहाइंड स्टार्टिंग इट, कि शहर के लोगों को गांव से जोड़ा जाए। जो भारत का दिल है वो गांव में बसता है ना, तो उसको कैसे जड़ से जोड़ के रखा जाए, वो इज द अटेम्प्ट। गांव इज अटेम्प्ट टू डू दैट, राइट। सो हमने सोचा कि ऐसा कुछ ब्रांड हो जिसको लोग सिर्फ खाए नहीं बल्कि प्राउडली सेलिब्रेट एंड फ्लॉन्ट भी करें। और वी वो वेरी लकी कि लोग हमारे रेस्टोरेंट में आए, लोगों ने खाना खाया एंड दे पोस्टेड इट मोर देन दे हैड इट। एंड दैट वाज द विजन बिहाइंड गांव। तो गांव कैसे शुरू हुआ आपने ये बता दिया, लेकिन आगे बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, तो आप उन चैलेंजेस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? स्टार्ट मतलब करना जो होता है एक चीज़ होता है, ठीक है। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है ना, वो दूसरी चीज़ होती है। अब आप एक कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, जब आप ऐसा चीज़ आप अटेम्प्ट कर रहे हो जो पहले हुआ नहीं हो, पूरे भारत में नहीं हुआ। तो जब हम ये करने का सोच लिए कि हमने गांव चालू करना है, तो हमने सोचा कि इसमें क्यूजीन क्या करेंगे। तो एक तो बहुत नेचुरल चॉइस थी, ऑब्वियस, कि हम बिहार से हैं तो बिहार का खाना करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना था कि वहाँ का जो चंपारण हांडी मटन है या लिट्टी चोखा या ठेकुआ, अगर लोगों के बीच में सही से ले जाया जाए, चंपारण हांडी मटन अगला बिरयानी बन सकता है और लिट्टी अगला समोसा बन सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो एक्सेप्टेबिलिटी थी। और बिहार के खाने के अराउंड ना जो उसका परसेप्शन था वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि बिहार के खाने को
हमेशा गरीबी से जोड़ कर के देखा जाता है कि ये गरीबों का खाना है। जैसे दाल भात भुजिया है, तो लोग बोलते थे कि इसमें तेल कम डालते हैं क्योंकि लोगों के पास तेल नहीं होता था। आप समझ रहे हो? लिट्टी चोखा की आप समझ रहे हो, हर खाने को बिहार को गरीबी से जोड़ के देखा जाता है। तो वो परसेप्शन को ब्रेक करना एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका फॉर बिहारी फूड। बिहार फूड से तो आपको ऑलरेडी आप रिलेट भी कर सकते होगे क्योंकि आप वहाँ पे पले बड़े हैं। लेकिन राजस्थान में जब आपने कुजीन ऐड करने का सोचा, उसमें आपके क्या चैलेंज थे? आपने वहाँ पे रिसर्च किया कुछ? देखिए राजस्थानी खाने का जो वो है ना, क्यूजीन को का जो शेफ एंड स्टाफ जो है ना, सर्च करना वाज वेरी वेरी इजी इन कंपैरिजन टू बिहारी वाला या अवधी खाना, क्योंकि ये दोनों खाना एकदम राजस्थानी फिर भी था, बट बिहारी और अवधी खाना बिल्कुल एग्जिस्ट, ये कीवर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता था ऑन स्विगी एंड जोमेटो और एनी अदर प्लेटफॉर्म। आप सर्च करोगे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जब हमने खाना जब डिसाइड किया ना, तो दैट वाज नॉट टफ, क्योंकि हमको पता था कि ये खाने में मेरिट है, क्योंकि हमने वो खाना खाया था और वो खाना बहुत अच्छा था। मुझे लगता था बहुत क्लीन, वेरी लेस हैवी ऑन द बेली था जो खाना हमने सेलेक्ट किया था। हमने राजस्थान की हर डिशेस को नहीं लिया है, हमने लाल मांस को लिया था, दाल बाटी चूरमा को लिया था, कोकी रोटी को लिया था, अजमेर की कड़ी कचौड़ी को लिया था। वो चीजें जो कि अनकॉमन थी वो लिया था। इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, तब आपने रेस्टोरेंट खोलने का सोचा, लेकिन तभी कोविड भी आ गया था शायद। कोविड तो बाद की जर्नी है हमारी, उससे पहले 3 साल की जर्नी रही है। ठीक है, और वो बहुत चैलेंजिंग रहा है। जब भी आपको लगता है ना कि आप रेस्टोरेंट बिजनेस को समझ गए हैं ना, ये अनइमेजिनेबल चीज़ें होती है आपको एक मार्केट में। अगर आप देखो, जब हमने पहली बार जब आउटलेट स्टार्ट किया था ना, तो हमको ये था कि हम बहुत छोटा सा एक आउटलेट, पहले तो हमने सोचा था कि हम ये ठेले की तरह स्टार्ट करेंगे। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आज अगर आपको झूठ बोल दूँ कि मैं गांव बड़ा सोचा था, तो ऐसा बात नहीं है। हमने सोचा कि ऐसा कुछ करेंगे जिसमें हमारा खाना होगा और मतलब छोटा सा, मतलब मिनी कार्ट टाइप का, सुंदर सा, ऑफ कोर्स मतलब ब्रांड है उसके पीछे, तो ब्रांड टाइप का दिखना भी चाहिए वैसा, क्योंकि खाना था कि हम क्लीन, हाइजीनिक और बहुत ही सुंदर सा खाना जो कि लोगों के बीच में पहुंचा नहीं है, जिसको जो जो लोग रियल ठेले से जोड़ के देखते हैं, जिसको गंदा खाना समझते हैं, अनहाइजीनिक समझते हैं, उसको बेटर वे में लाना। ठीक है, जब हमने पहली बार जब वो स्टार्ट किया था, तो पहला आउटलेट जब अच्छा करने लगा, जो साकेत वाला जो छोटा सा आउटलेट था, वो अगर अच्छा करने लगा, तो हमने दूसरा पहले आप ठेले से आउटलेट पे कैसे गए? आपने ठेला डिसाइड किया था? डिसाइड किया था, बट धीरे धीरे जब हम थोड़ा जब एक्सप्लोर करने लगे जगह को, लोकेशन जब ट्राई करने लगे, तो मुझे लगा कि यार ये ब्रांड के साथ नहीं जा रहा है ये ठेला एंड ऑल। ठीक है, तो हमने लोकेशन देखी, तो साकेत का एक लोकेशन हमें समझ में आया जो कि रेंटल वाइज थोड़ा सा ही ऊपर पड़ रहा था उससे, और हमको लगा कि जितना पैसा था उससे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो 12-13 लाख 15 लाख में मैक्सिमम ये बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, दोस्त से पैसे लिए थे, ऑफ कोर्स भाई ने एक लोन लिया था, राजेश ने, जिसके पास जितना जितना था उन्होंने सबने दिया था। राजेश ने दिया, आर्यन ने दिया, मम्मी से पहले ही ले लिया था, तो उनसे मांगने की हिम्मत नहीं थी, और पापा ने थोड़ा थोड़ा दिया था। तो मतलब उस समय ठीक था। और थोड़ा मैं आई वाज वर्किंग ऑल्सो इन पेटीएम लिटिल ऐप, मैंने आपको बताया, तो वो मैंने वो किया। तो जब हमने वो स्टार्ट किया, तो पहला आउटलेट बहुत चल गया। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी लोग उसको करेंगे, क्योंकि वो छोटा सा बना था, बहुत क्यूट था, सुंदर सा आउटलेट था। इनफैक्ट इट वाज मोर विमेन फ्रेंडली देन मेन फ्रेंडली। मतलब वहाँ पे मैंने आपको बोला, हमारा जो विजन था कि यहाँ पे कहानी बनेगी। वाकई में कितनी सारी कहानियाँ हमारे रेस्टोरेंट में बनी हैं। कपल यूज्ड टू कम, सिट देयर, हैव देयर चैट्स, बिना किसी फिल्टर के वहाँ पे कहानियाँ बनी हैं, शादियाँ हुई हैं लोगों की, मैंने देखी बहुत दिन तक। आज मैसेज आता है किसी का, भैया आपको पता है हम आपके रेस्टोरेंट में आते थे, ये पिक्चर शेयर करते हैं, विच आई पोस्टेड ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, राइट, कि भैया ये हम आपके रेस्टोरेंट में मिले थे एंड वी हैड दिस स्टोरी एंड टुडे वी आर मैरिड एंड वी हैव वन किड ऑल्सो, राइट। तो ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है। वहाँ पे लोग बैठते थे, कहानियाँ बनती, तो एकदम से वो बूम हो गया। तो हमने लाजपत नगर इमीडिएटली, क्या होता है जब आप गाँव से आते हो, एकदम से आप देखते हो ना कि कुछ हो रहा है। तो साकेत में कितने कस्टमर्स आ जाते थे पर डे के उस टाइम? आप ये सोचो कि वो छोटे से 30-35 हज़ार के आउटलेट से हम तकरीबन 12 लाख रुपए का करते थे बिजनेस, व्हिच इज अ ह्यूज थिंग यस टू डू फ्रॉम सच अ स्मॉल आउटलेट, एंड दैट इज द रीजन वी गॉट अ विंग। हम मतलब दौड़ने नहीं लगे, हम उड़ने लगे। और जब भी आप उड़ने लगते हो तो आपको पैर कतरने वाले लोग बहुत होते हैं। सो व्हाट हैपेंड इज विद अस दैट हमने लाजपत नगर में खोलने का सोचा, और सीधे हमने 30,000 से सीधे 1,30,000 पे छलांग मारी। वो सेंट्रल मार्केट में जो मेन मार्केट है, वहाँ पे हमने एक लोकेशन ली, और साथ साथ इतने ज़्यादा हम लोग मोटिवेट हो गए थे कि हमने एक ईस्ट ऑफ कैलाश में भी ओयो के साथ एक पार्टनरशिप में हमने एक आउटलेट खोलने का सोचा। सो फ्रॉम वन वी decided to open 3 outlet in one go, but what has happened was very shocking. किसी ने कंप्लेन कर दिया उसी गौरव अपार्टमेंट में कि ये रेस्टोरेंट इज मतलब डिस्टर्बिंग आवर लाइफ, राइट। तो वो आउटलेट सील हो गया, हमारा पहला वाला साकेत वाला, जहाँ से पैसे आ रहे थे। सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, एंड
उसके बाद हमने रातों रात वो आउटलेट, क्योंकि जब सील हो जाता तो आप कुछ भी निकाल नहीं सकते उस आउटलेट से, और ज्यों त्यों करके, क्योंकि कस्टमर्स हमारे हो गए थे और दोनों आउटलेट अभी बन ही रहा था, जो नया वाला आउटलेट है, तो एक समय जब रेवेन्यू आ रहा था इतना सारा, एकदम से जब जीरो हो जाता है ना, सो यू डोंट गेट एनी क्लू अबाउट इट, राइट। तो रातों रात हमने ये सोचा कि ईस्ट ऑफ कैलाश बंद करेंगे, जो थोड़ा सा ही अभी 2 महीने ऑपरेशन में था, और लाजपत नगर बनाएंगे, क्योंकि लाजपत नगर में ऑलरेडी बहुत पैसा लग गया था, ठीक है, और लोन बहुत सारे हो गए थे सर पे। तो हमने सोचा कि ये वाला आउटलेट मालवीय नगर, जो अभी हमारा फ्लैगशिप आउटलेट है, वहाँ पे हमने रातों रात शिफ्ट किया। और फिर ये करते करते 2-3 महीने लग गए, और 2-3 महीने में ये हुआ कि जो वेंडर्स हमारे, क्योंकि हम नए ही ब्रांड थे, तो वेंडर यूज्ड टू कॉल थ्रेटर्स कि भैया आप नहीं दोगे तो हम आपको उठा लेंगे। एक तो बोल रहा था कि हम आपको ऑटो में पैक करके ले जाएंगे, काटेंगे, ऐसी ऐसी बातें करता था लोग। और आप जब नए रहते हैं ना बिजनेस में, आज का आलोक रहता था तो फिर तो बिल्कुल नहीं डरता, आज का आलोक रहता तो सीधे भगा देता, भाई कि तू जा, जो करना है कर ले। बट जब आप मेच्योर होते हैं, जब अर्ली होते हैं बिजनेस में, आप डरने के अलावा और आपके पास ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डर जाते थे, तो डिप्रेस था, और उस समय भैया राजेश और ये जो आर्यन है, ये लोग घर ही थे, तो मैं अकेले था। और खास करके इस तरह की स्थिति में आप अकेले जब रहोगे ना, सो यू गेट लॉट ऑफ बैड थॉट्स अबाउट इट, क्योंकि 60-65 लाख रुपए का लोन उस समय हो जाना 2018-19 में वॉज वेरी वेरी बिग थिंग। एंड 3 महीने का पॉज फ्रॉम 12 लाख टू 0 इज वेरी वेरी टफ थिंग, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार नहीं होने वाला था मेरे साथ, इसके बाद भी ऐसा होना था हमारे साथ। तो हमने किसी भी तरह करके वो टाइम निकाला, कहीं से भी पैसे लिए, बहुत हैवी इंटरेस्ट पे, 3% 5% पर मंथ, यानी विच इज 60% पर एनम, वो इंटरेस्ट पे लोन लिया, कैसे कैसे चुका के दोबारा से हमने रीबिल्ड किया विद 2 आउटलेट, मालवीय नगर एंड लाजपत नगर। द मोमेंट वी रीच 3 करोड़, द कोविड स्ट्राइक द नेशन, एंड दिस वाज द सेकंड टाइम वी गॉट अ हिट। और लोग पूछ भी रहे थे कि यार तुम तो जॉब भी करते हो, बिजनेस सेट की प्रोफाइल पे हो, व्हाई डू यू नीड टू डू दिस। बट जब आप इतना बड़ा हुजूम अपने साथ जोड़ लेते हो ना, गांव, और इतनी बड़ी विजन की बात करते हो ना, यू डोंट हैव अ बैक ट्रैक टू कम बैक। पीपल विल आस्क, बहुत बोल रहा था कि गांव को शहर ले जाएंगे, ले गए क्या तुम गांव को शहर ले गए? हाउ डू यू कम बैक टू योर होम, राइट? यू कैन नॉट कम बैक विथ एम्प्टी हैंड, वापस ऐसे नहीं आ सकते आप। तो हम लोगों ने हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आप रेंटल्स देखो, वो दोनों आउटलेट के लगभग 1.5 लाख, किसी का 1.25 का था, और एकदम से जीरो हो गया। और पहले वाला कोविड में ना, जो रेंट लैंडलॉर्ड थे ना, दे वर नॉट वेरी फ्रेंडली। जो सेकंड वाला कोविड जो आया था पैंडेमिक, उसमें लोग ने, लैंडलॉर्ड ने पैसा छोड़ना शुरू किया था कि आपका रेंट आधा कर देंगे एंड ऑल। पहले वाले में दे वर नॉट वेरी फ्रेंडली, तो उन्होंने कम नहीं किया। हमने वो आउटलेट बंद करना पड़ा, और बंद करके एक आउटलेट तो हमने बेच ही दिया, दूसरा आउटलेट हमने रखा, क्योंकि हमारे स्टाफ जो थे ना, दे वर वेरी 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 क्लोजर टू अस, क्योंकि वो बोलते थे कि सर आप तो जॉब कर रहे हो, हम कहाँ जाएं। एंड दैट वाज द मेन मोटिवेशन पॉइंट फॉर अस टू कीप दैट आउटलेट राइट रनिंग। तो वो आउटलेट हमने बेच दिया एक ओनर को, बट हमने बोला हम ब्रांड नहीं बेचेंगे, आप हमारा आउटलेट चलाओ, द ब्रांड विल बी आर्स, वी विल बी ऑपरेटिंग दैट बिकॉज आवर स्टाफ इज देयर। थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए आई गेस हम लोग। बट आप एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे थे, जिनके वजह से एम्प्लॉयज़ और कस्टमर, जिनकी वजह से आप रुके नहीं, करते रहे। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के मैं जानना चाहूँगी कि पहला जब आपने एम्प्लॉय रखा था, उसकी स्टोरी क्या है? अच्छा, पहला बहुत ही फेमस स्टोरी है, क्योंकि अभी तो आई लुक लिटिल सीरियस, बट जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरी थोड़ी दाढ़ी और ये मूछें इतनी नहीं आती थी इन कंपैरिजन टू माय यंगर ब्रदर्स। हाँ, मेरे आते भी नहीं थे, हाँ, तो मैं जबरदस्ती इसको ऐसे कर करके मंगाता था कि कैसे भी आ जाए ये, ठीक है, कि लोग मुझे सीरियस देखें, क्योंकि हाँ, व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर यू शुड लुक, ऐसा परसेप्शन है कि आपको सीरियस दिखना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि दैट हैज स्टेड विथ मी फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। हाँ, तो जब मैं पहले अपने जब स्टाफ को हायर करने गया था, हिज नेम वाज महेश, ठीक है, ही इज स्टिल विद अस एंड वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट एम्प्लॉय। तो जब हम उनको हायर करने गए थे तो बोले थे कि सर आप बनाओगे आउटलेट सर आप बनाओगे आउटलेट, आप कैसे अश्योर करोगे कि मैं इतना बड़ा जॉब छोड़ के आपके साथ आ जाऊं, एंड हाउ डू यू पे मी। उसको लग रहा था कि मैं बंद कर दूंगा। हाँ, मैं उसको 2-3 बार गया, 4 बार गया, आता नहीं था। एक दिन वो आया था, बट बोला कि सर आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि आप मुझे 6 महीने की सैलरी कैसी भी दोगे। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई तू एक बात समझता है, सॉरी मैंने बोला कि एक बात समझता है कि अगर तुझे रखने के लिए, अगर मेरा आउटलेट बंद भी हो जाता है, अगर मुझे अपने से जॉब करके अपनी सैलरी से भी तुझे सैलरी देना पड़ेगा ना, तो भी मैं तुम्हें दूंगा,
तू चल मेरे साथ काम कर, मैं बंद नहीं होने दूंगा। अगर बंद भी हो गया ना, दिस इज माई पर्सनल गारंटी, माई फेस वैल्यू, दैट आई एम गोइंग टू अर्न फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू पे द सैलरी दैट यू डिजर्व जस्ट बीइंग विद अस, इवन इफ आवर आउटलेट इज शट। गांव बंद भी हो जाएगा ना, मुझे पता था कि नहीं बंद होना है, इतना तो हमको भरोसा था, क्योंकि हमको जिद पे भरोसा था अपने, तो हम आपको अपनी सैलरी से पैसा देंगे। देन ऑल्सो ही वॉज लिटिल डाउटफुल, तो हमने उसको लिख के दिया ऑफर लेटर में कि हम 6 महीने की सैलरी तुम्हें देंगे, यू कम विद अस। सो ही ऑल्सो टुक अ बेट, क्योंकि वो फैमिली वाला बंदा था। कोई भी अगर किसी भी नए बंदे के साथ आएगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे बारे में लोग नहीं जानते कि मैंने 2-3 बिजनेस पहले खराब किए हैं, तो डर लगना लाजमी है। तो वो आया हमारे साथ, उसको कन्विंस किया, और जब तक वो रहा ना स्टार्ट की 6-7 महीने 5 महीने, तब तक हम लोग वी आर ऑन द एज, मतलब हम लोग, ही वॉज नॉट वॉकिंग फॉर अस, वी वो वॉकिंग फॉर देम, कि उसको ये बुरा ना लग जाए यार, ये भाग ना जाए छोड़ के। बिकॉज आप ये मानोगे नहीं, 50%, इनफैक्ट 45% इज द रियल डेटा, दिस इज द सेफ churn rate in India. So every 45 out of 100 people change their job every second year. तो हर दूसरे साल मतलब कि शेफ चेंज कर लेते हैं, तो फिर शेफ्स को मेंटेन करना कैसे आपने किया? बहुत टफ है ये। जैसे मैं बता रहा था कि पहली बार जब मैंने उसको हायर किया था, महेश को, तो हम लोग बहुत ही केयरफुल थे कि उसको कुछ भी डिस्कम्फर्ट ना हो। मतलब वी वर देयर इन, मतलब हम जितने भी लोग थे, हम देखते थे कि उसको कोई भी दिक्कत ना हो। फॉर दैट मैटर व्हाट वी हैव डन, हमने उसके साथ जो पहला आउटलेट था, हमने क्लीनिंग की है, बिकॉज ही शुड नॉट फील डिस्कम्फर्ट। क्योंकि हम लोग डिलीवरीज करते थे, हम देखते थे कि उसको कोई बात बुरी नहीं लग जाए। अगर वो थोड़ा उदास बैठता था तो उससे जाके पूछते थे, क्योंकि डर था भाग नहीं जाए ना, क्योंकि सेल्फ ड्रिवन बिजनेस जो होता है वो बहुत ही एजी होता है, कभी भी कोई भी चला जाएगा बंदा। एंड हमको खाना बनाने आता है, बट हमको सब नहीं आता है बनाने, ठीक है। वी आर द बिजनेस ऑपरेटर, नॉट द बिजनेस, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट हम लोग खाना नहीं पूरा बना सकते, सबकी एक डेलीगेटेड जॉब, एक वॉल्यूम बेस खाना नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम खास ध्यान रखते थे कि उसको कुछ भी बुरा ना लगे। हम लोग जरूरत पड़ता था तो कि हम रोटी, तवे पे रोटी भी उलटते थे, कोई डिलीवरी करने जा रहा है, कोई काउंटर पे है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो 5-6 महीने हमें देखे कि हम कैसे लोग हैं, कि उसको थोड़ा कंफर्ट बिल्ड हो जाए, उसको हमारी फेस वैल्यू बिल्ड हो जाए कि यार ये लोग सीरियस लोग हैं, ये लोग कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले, हमारी जॉब सलामत है। और जब उसके दिमाग में ये बन जाएगा ना, तो वो बाकी स्टाफ को ले आएगा। एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड, एंड दैट इज हाउ वी हायर्ड आवर फर्स्ट स्टाफ, दैट इज हाउ वी हायर आवर महेश। तो शार्क टैंक के बाद आपको प्रॉफिट मिला? कि जैसे कि आपने कहा कि आप चाहते थे कि एक फेस वैल्यू बन जाए, एक वैल्यू एडिशन मिल जाए, तो वो हुआ? देखिए, वैल्यू एडिशन तो हुआ है। टुडे गांव इज बिन हाउस होल्ड नेम। देखिए, बट गांव को आपको समझना पड़ेगा, गांव इज अ फिजिकल रेस्टोरेंट एज ऑफ नाउ ओनली प्रेजेंट इन दिल्ली एनसीआर। हमारा अभी इमीडिएट विजन है कि हम मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और बिहार के पटना और लखनऊ वगैरह जगह पे हम बहुत जल्दी पहुंचे, ठीक है। बट जितना गांव को पॉपुलैरिटी और वायरलिटी मिली है ना ड्यू टू शार्क टैंक, उसको इनकैश तभी किया जा सकता है व्हेन इट विल बिकम द ब्रांड, D2C ब्रांड बन जाएगा। क्योंकि जब आप मुंबई में बैठ के गांव के बारे में सुनते हो, जैसे अब सब जान गए हैं, मुंबई में या पटना में बैठे हो या जहानाबाद में बैठे हो या कहीं भी किसी भी शहर में बैठे हो, बेंगलुरु में बैठे हो, आंध्र प्रदेश में किसी भी जगह पे बैठे हो, आप चाहो कि वहाँ पे गांव का खाना आप खाओगे और आपके पास रेडिली अवेलेबल हो, तब तो गांव को वो स्केल मिलेगा जो चाहिए। एंड इट विल ओनली हैपन इफ गांव विल कम इनटू D2C, एंड हम D2C में अब आ रहे हैं। सो गांव फ्रॉम लास्ट 1.5 years, इवन बिफोर शार्क टैंक, गांव इज टर्निंग टू बी अ QSR मॉडल। जो उनका हमारा पहला मॉडल था, जो साकेत वाला आउटलेट, माइक्रो डाइनर वाला मॉडल, उस पर हम जा रहे हैं। बिकॉज वी वांट टू स्केल, वी वांट अ सेटअप जो कि आराम से स्केल हो सके। क्योंकि हम आज 5 पे हैं, कल हमको 207 आउटलेट या 200 आउटलेट करने हैं नेक्स्ट 5 years टू कम। हम आज 7-8 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी है, कल हम चाहते हैं कि हम 500 करोड़ की रेवेन्यू हो। तो उसके लिए हमको ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जिसको हम आराम से स्केल कर पाए, आराम से एक्सपेंशन मोड पे जा सके। तो उसके लिए QSR मॉडल इज द राइट मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो हम पूरे क्लाउड किचन को पहले तो हम किचन प्लस QSR मॉडल में जाएंगे। QSR वुड बी द मोर प्रोमिनेंट फेस, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे सब ब्रांड है, चंपारण मीट कंपनी और जो दमारा जो अभी 15 दिन में आने वाला है, जो बिरयानी ब्रांड, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक प्रीमियम अफोर्डेबल बिरयानी दैट यू गोना सी इन द टाउन।
फ्रॉम आई थिंक 15th of December. सो वो ब्रांड हमेशा एक वर्चुअल ब्रांड की तरह ऑपरेट करेगा. इन द बैक एंड ऑफ गांव इज गोइंग टू बी ऑलवेज द टॉप. सो वन साइड वुड बी द रेस्टोरेंट बिजनेस एंड अदर साइड वुड बी द D2C बिजनेस, जहाँ पे हम आप देखोगे जो हमारा विजन है, जो हम बहुत ही बाखूबी से हम इसको उठाते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लिट्टी को भारत का अगला समोसा बनाया जाए या मोमोज का हेल्दी अल्टरनेटिव बनाया जाए, और हमारे चंपारण हांडी मटन को भारत का अगला बिरयानी बनाया जाए. वो विजन के साथ हम उसको पैक्ड फॉर्मेट में भी लेके आ रहे हैं. सो यू विल सी different variety of litti and kachori packed in a box. So हम चाहते हैं we want to reach every home, every journey, every outlet with गांव D2C. तो मैं ना थोड़ा सा और डेप्थ में जानना चाहूँगी आपके ब्रांड के बारे में. जैसे कि पहले बात करते हैं आपके आउटलेट्स के बारे में. जैसे आउटलेट्स, क्लाउड किचन हो गया. यू वर टेलिंग मी कि जितना पैसा आता है वो सारा अकाउंट में जाता है. मैनी पीपल डोंट नो दिस कि फूड एंड बेवरेज में एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं. तो आप उस पर थोड़ा सा हाईलाइट डालेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है इन फूड एंड बेवरेज बिजनेसेस, जो रेस्टोरेंट बिजनेस. देखिए मैं आपको बताता हूँ, रेस्टोरेंट बिजनेस डाई more because of rental and customer acquisition cost rather than their food cost. Yes. ये मिथ है कि फूड कॉस्ट की वजह से रेस्टोरेंट नहीं चलता है. और मैं आपको बताता हूँ जनरली जो है ये मिथ है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है रेस्टोरेंट में. रेस्टोरेंट में थोड़ा कम मार्जिन होता है. फूड एंड बेवरेजेस बोलते हो ना, तो बेवरेजेस में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है, फूड में कम मार्जिन होता है हमेशा. एंड नाउ को एग्जिस्टिंग विथ कंपनी लाइक स्विगी एंड जोमेटो, इट इज़ even tougher to make margins, because you ask any of the restaurant business owner, they'll tell you Swiggy and Zomato is their primary business. And what will happen if Swiggy and Zomato will become the primary owner? All the cost, let's say अगर 60% भी, अगर 70% भी अगर वो धंधे में कंट्रीब्यूट करता है आपके, so it is going to take you at least 40% of what you are going to earn from those platforms. How? I will tell you how. It is going to be 20-25% of commission somewhere if you are smart enough. Otherwise, they will going to charge you a hell lot of more commission than what I am quoting here. तो उसके अलावा ad cost to stay in the business, yes. because मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होता था. जब आप खुद का ब्रांड बनाते थे तो आपके पास फूड ब्रांड एक अलग एंटिटी होती थी, लोग आपको कॉल करके ऑर्डर करते थे. नाउ यू आर गोइंग टू compete with any XYZ brand, staying on the page of Zomato and Swiggy. Why? Because they are there and they are burning their money to be at the top. एक तो वो डिस्काउंट दे रहे हैं, दूसरा ऐड चला रहे हैं. तो आप सिर्फ ब्रांड रह के ना, without giving discount and without showing your brand at the top, you cannot survive. So you have to give at least 15%, 10% discount, and then you have also have to run a lot of ads. तो ये ना कम से कम 40-45% का तो बिजनेस आपको वहां पे चला जाता है. तो being with these companies makes the margin even lesser. आम तौर पे मोटा मोटी आप ये समझोगे कि रेस्टोरेंट बिजनेस में आप 9 से 10% का मार्जिन होता है. अगर आपके पास थोड़ा सा क्लाउड किचन या QSR मॉडल है तो ये मार्जिन थोड़ा 12 से 15% तक जा सकता है, बिकॉज ऑफ द लेस वेस्टेज, छोटा स्पेस, छोटा सा स्टाफ साइज, राइट. इसके वजह से होता है, थोड़ा ऑपरेशनल कॉस्ट भी डाउन चला जाता है, ठीक है. बट ओवरऑल ये मिथ है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन कोई भी क्रिएट करता है, until unless it is a business of a brand which has got immense popularity, जिसमें लोग आ रहे हैं, खाने का टेस्ट हो या नहीं हो, वो लेगेसी बिजनेस है तो लोग आ रहे हैं. तो जैसे कि आप बता रहे थे कि QSR मॉडल जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है फ्रॉम रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन. ऐसा क्यों? देखिए रेस्टोरेंट जो है ना, आप देखोगे जनरली रेस्टोरेंट जो होता है इट कम्स विथ मोर केपेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी जगह होती है, बड़ा इंटीरियर पे बहुत सारा खर्चा होता है, उतना ही बड़ा मैन पावर आपको चाहिए टू मैनेज दैट. हाउसकीपिंग स्टाफ को ले लो या कैप्टन को ले लो या किचन में स्टाफ को ले लो, ठीक है. तो जब बड़ी जगह होती है तो आपके पास बड़ा सा एक कॉस्ट एसोसिएटेड ये भी होता है कि एक तो रेंटल ज़्यादा है, दूसरा आपका स्टाफ मैन पावर बढ़ गया, मेन्यू भी ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा, तो फूड वेस्टेज हैज ऑल्सो गॉन अप. उसके अलावा आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपका ज़्यादा हो गया, हाउसकीपिंग के जो केमिकल्स एंड ऑल वो सब के एक्सपेंसेस जो है एड ऑन्स हो गए हैं. उसके अलावा आपको लाइसेंसेस भी उसी तरह से लेने प्रोक्योर करने पड़ते हैं. वेयर QSR क्या होता है, QSR में 2 बेनिफिट होता है. और क्लाउड किचन में भी, क्लाउड किचन भी क्यों हम क्लाउड किचन से QSR आ रहे हैं, क्लाउड किचन में क्या होता है, आपका कैपेक्स तो लो होता है बट यू विल बिकम द स्लेव ऑफ
कंपनी लाइक स्विगी एंड जोमेटो, बिकॉज वो जो बोलेंगे आप वही करोगे. Plus, I think fresh food is also a bit of a concern. देखिए कंसर्न, देखिए वो रहता है, बट क्लाउड किचन में क्या है, वो तो आपको QSR में भी वैसा ही रहेगा. QSR में आपको जाते ही पूरा फ्रेश वो मिल रहा है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है, हाँ. जैसे कि पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट चूरमा, हम्म, तो चूरमा का जैसे कि वो पूरा होता है, अगर वो ज्यादा देर तक रखे तो वो हम्म, हल्का सा क्रिस्पीनेस खो देता है जी जी अपना. जी अब मतलब कि 15-20 मिनट में भी क्रिस्पीनेस चला जाता है. जी जी. तो हाँ, आप बता रहे थे. तो क्लाउड किचन में भी ना कैपेक्स जो है ना हम्म वो लो तो रहता है, हम्म बट उसमें कंपनी लाइक स्विगी एंड जोमेटो मेक्स मोस्ट ऑफ द मनी. एट टाइम्स यू विल फील कि आप उनके लिए आप ही नौकरी कर रहे हो, हम्म उसके लिए बिजनेस बना रहे हो, अपने लिए नहीं बना रहे हो. हम्म वेयर इन QSR आप देखो, इट इज अ कॉम्बो ऑफ डाइनिंग प्लस ऑनलाइन बिजनेस. हम्म. तो पहली बात कि अगर 100% में अगर आप 50% का भी बिजनेस है आप डाइन इन से करते हो या वॉक इन से करते हो, एक तो आपकी जगह छोटी हो गई. तो जगह छोटी हो गई तो उसको उसका प्लेबुक छोटा हो गया, उसको कॉपी पेस्ट करना इजी है, तो स्केलेबिलिटी थोड़ी आसान हो गई. दूसरा मैन पावर रिड्यूस हो गया. ठीक है. तो और QSR में भी गांव का QSR थोड़ा डिफरेंट है. इट इज़ नॉट लाइक ओनली टेक अवे. हम माइक्रो डाइनर के फॉर्म में कर रहे हैं जहाँ पे 6-7-8 लोगों की सिटिंग मिलेगी. तो इसमें आपको गांव का वो लुक एंड फील तो मिलेगा ही मिलेगा, बट वो छोटा रहेगा. तो एक तो मैन पावर कम हो गया आपका. दूसरा आपको डाइनिंग प्लस एग्रीगेशन का कॉम्बो 50-50 या 60-40 या 70-30 जितना भी हो गया. सपोज करो 100 रुपये में आप 30 रुपये का भी बिजनेस अगर आप डाइनिंग से ले आते हो तो 30 रुपये में आप 40% सेव करोगे, विच इज 12 रुपीज़ आउट ऑफ 100 रुपीज़. 12% का या 12% का एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको सीधे मार्जिन में ऐड ऑन करेगा, क्योंकि वो 30% पे आपने 40% जो है मार्जिन स्विगी जोमेटो जैसे एग्रीगेटर का उस पर जाने वाला डिस्काउंट और रेवेन्यू बचाया, क्योंकि 20 से 25% कमीशन हो गया और 15% डिस्काउंटिंग या एड कॉस्ट हो गया. तो 40% बचाया आपने, तो 30 रुपए का 40% आपको 12 रुपये हुआ. तो 100 रुपये में 12 रुपये का मतलब 12% बढ़ गया. तो जो यूजुअल आपका क्लाउड किचन में जो मार्जिन जो होता है 8 से 10% होता है, वो सीधे 10% से बढ़ गया. सो QSR इज दैट वे इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव. लोअर स्टाफ, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, जो आपका रेंटल्स कम हो गया, आपकी स्टाफिंग कम हो गई, आपका फूड वेस्टेज भी कम हो गया, क्योंकि छोटा जगह है तो मेन्यू भी आप थोड़ा लिमिटेड करोगे. ठीक है. करंट रेवेन्यू क्या है? सो अभी क्योंकि हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना रहा था? सो लास्ट फाइनेंशियली वी आर देयर एट 6 करोड़. 6 करोड़ के रेवेन्यू पे हम थे एंड वी आर प्रॉफिटेबल सिंस वेरी वेरी बिगिनिंग. हमारा मोटिव यही रहा है कि हम इसको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही चलाएं. हालांकि जब भी आप प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ एक साथ सोचते हैं ना, दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड, क्योंकि ग्रोथ कम्स विद अ कॉस्ट. तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है. अभी भी ग्रोथ हमारे दिमाग में है एंड दैट इज ऑलवेज कम्स एट द फर्स्ट. मतलब दिमाग में हमारे पास पहली बार वो कॉल जब आता है तो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. बट अभी भी हम चाहते हैं कि ग्रोथ भी ना सस्टेनेबल होना चाहिए, कि प्रॉफिटेबिलिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग टू बी द किंग. आप देखो मार्केट कितना बदल गया है. अर्लियर इट वाज अ ग्रोथ ड्रिवन मार्केट. इन्वेस्टर यूज्ड टू टेक अ बेट ऑन ग्रोथ कंपनीज. हाँ, उस पर्सपेक्टिव से नाउ दे आर लुकिंग एट प्रॉफिटेबिलिटी एज द मेन फैक्टर, राइट. एंड हाँ, तो अभी इस साल व्हाट वी आर थिंकिंग कि अभी हम 6 करोड़ से तकरीबन क्योंकि बहुत सारा चेंजेस करने में हमको डिले हो गया है, हम वी विल गो टू 9 बाय दिस ईयर एंड देन वी विल टारगेट कि अगले साल हम 18, उसके बाद 69 एंड T+5 years डाउन द लाइन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हम बनाएं. और दिस इज नॉट वेरी वेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत फार है. दिस इज वेरी वेरी अचीवेबल. आई टेल यू व्हाई. देखो कोई भी ब्रांड यहाँ एग्जिस्ट करता नहीं. इट इज ऑल मैटर ऑफ केपेक्स एंड द मनी दैट दे आर गेटिंग इनटू द बैंक अकाउंट. आप किसी भी ब्रांड का नाम ले लो, वाव मोमोज को देख लो या कोई भी ब्रांड XYZ आप उठा लो, सब ब्रांड ना सिर्फ पैसा डाल के ना ग्रोथ ला रही है. हमारा आउटलेट वाइज हम 10 से 12 लाख का रेवेन्यू करते हैं. कोई भी और ब्रांड जो QSR स्पेस में है वो 6 से 7 लाख रुपए ही करता है. तो अगर हमको 10 से 12 लाख ही करना है, अगर एक्सटर्नल फंडिंग आ जाती है, अगर हम सिर्फ आउटलेट ऐड करने जाते हैं तो हम 10 से 12 लाख रुपए ऐड करेंगे ना. सो एट वन स्टेज व्हेन वी विल हैव अ लॉट ऑफ फंडिंग, लॉट ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग, हम शायद उतना आउटलेट खोल लेना तो उनसे भी शायद बड़े हो इन टर्म्स ऑफ नंबर. बट हम वी आर नॉट इन रश. वी आर ट्राइंग स्लोली, बट वी वांट टू डू अ सस्टेनेबल ग्रोथ. Definitely. That's very nice to know. On this, going back to your Shark Tank journey, like you said that you had a banter with Aman. वो चीज़ें थोड़ी सी ऑफ ट्रैक चली गई थी आपकी Shark Tank के ऊपर. उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए. ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शो में नहीं आई है. ठीक है. आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि Shark Tank के हिस्ट्री में हमको लगता है जितना क्वेश्चन हमसे पूछा गया है
उतना क्वेश्चन किसी भी पिक्चर से नहीं पूछा गया है ऑन द प्लेटफॉर्म. आई एम टेलिंग यू. You go and count the question, the number of question they have been asked. So अब मुझे नहीं पता कि वो किस पर्पस से पूछ रहे थे. They were thinking that few of them were thinking that I might, मतलब मैं कहीं तो फंबल कर जाऊंगा जो उनको रीजन देगा कि आपको हटाने का, शायद हमें ऑफर नहीं करने का. बट इफ यू सी सारे आंसर्स वो रेडी बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट लाइफ. तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमने नहीं बोला है. बैंटर्स थे वो अनफॉर्चुनेटली कट गए हैं. अच्छे भी थे और बुरे भी थे. क्या आपको लगता है कि वो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे क्योंकि बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड? डू यू थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस? देखिए दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बीइंग फ्रॉम प्लेसेस लाइक वेयर आई कम फ्रॉम, जहाँ से मैं आता हूँ, वो चीज़ तो हमेशा मेरे साथ ही चली है ना. तो अगर वो उससे एसोसिएट करके अगर मुझे देखते हैं, सो दे आर नॉट आउट ऑफ द क्राउड. एंड जब आप शो पे अपीयर होते हो ना, सो बाहर से आप जब ऑडियंस होते हो ना, तो यू फील लाइक यार ये लोग तो बहुत बड़े हैं. जब आप व्हेन यू गो एंड मीट देम, यू फील लाइक दैट दे आर आल्सो अ फाउंडर. एंड डीप डाउन यू नो दैट फाउंडर डू नॉट हेल्प फाउंडर्स, एट लीस्ट इन माई नॉलेज. यस डेफिनेटली. एट लीस्ट इन माई नॉलेज. मतलब we have been very very kind until and unless like one is a product based, another is a service based industry, तो हेल्प हो जाती है. मतलब ये सारे इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट वो लोग जो जिनको थोड़ा ज़्यादा फेम मिल गया है, मुझे ऐसा नहीं बनना. भगवान ना करे कि मुझे ऐसा बनना पड़े कि मैं इनएक्सेसिबल हो जाऊं और लोगों की मदद ना करूं. क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूं कि जितने लोग हमसे पूछे सवाल, उनको मैं जैसे भी आज नहीं 10 दिन बाद दूं, लेकिन जवाब दूं. बट वट एवर वी सी, इट इज़ ऑल द इमेज दैट people make in front of. मैं समझ रही हूँ. इसी से मुझे एक लास्ट सवाल आपसे जो पूछना है वो रहेगा, आप बता रहे थे कि यू आर प्लानिंग समथिंग, जैसे कि बिहार में क्या है, अब भी लोग ना जॉब्स के लिए ज़्यादा जाना चाहते हैं, उनको फोर्स किया जाता है बीटेक करने के लिए, पढ़ाई ज़्यादा करने के लिए या एग्जाम्स के लिए, बिजनेस के लिए ना अब भी रिस्ट्रेन किया जाता है बिहार में बहुत फैमिलीज़ को, जिसके ऊपर आप कुछ सजेशन भी देना चाहते थे. तो कभी सो डीप डाउन ये था कि जब हम गाँव करें, सो गांव विल बिकम द फेस ऑफ प्लेसेस लाइक बिहार, जहाँ पे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करे. ठीक है, उनको हिम्मत दे कि वो आके ऐसी जगह से आके कुछ भी करे. एंड इट शुड नॉट नेसेसरी बी अ टेक बिजनेस, इट शुड बी एनी बिजनेस. अगर हम सब टेक बिजनेस ही करेंगे तो एग्रीकल्चर बिजनेस कौन करेगा, ट्रेडिशनल बिजनेस कौन करेगा. और बिहार में जो आप बोल रही हैं ना कि ये कल्चर नहीं है, तो कल्चर को डेवलप करने के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैं गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. उसमें से एक प्लान तो ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी, I would definitely try to meet the chief minister of Bihar. Of course हम जाएंगे तो मिलेंगे उनसे. हमने कोशिश की है पहले मिलने की, बट इस बार हम मिलेंगे. हमारे दिमाग में ये है कि हम इंडियन स्कूल ऑफ स्टार्टअप टाइप का एक वेंचर करें, जो प्लेसेस लाइक बिहार, जहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बड़ा नहीं हुआ है, जहाँ पे लोग उसको कंसीडर नहीं करते एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या फ्यूचर करियर, उसको नहीं देखते, उसको एक्सप्लोर करें. पीपल कम स्टडी देयर, एंड इफ दे डू गुड इन दैट, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एंड फंड देम टू स्टार्ट देयर फर्स्ट बिजनेस. बिकॉज यूएस में ये बहुत होता है, यूनाइटेड स्टेट में. तभी आप देखोगे वहाँ से स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत पनपते हैं. हमारे यहाँ ना हम बिजनेस खोलना सीख गए हैं. इनफैक्ट वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, बट वी मेक बिजनेस, वी डू नॉट सस्टेन देम. वी डू नॉट सस्टेन देम. टू बी एबल टू डू दैट, मुझे लगता है कि एक प्रॉपर नॉलेज ट्रांसफर होना चाहिए, एक प्रॉपर स्कूलिंग होनी चाहिए जो स्टार्टअप के अराउंड हो. जो प्लान है हमारा, बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट मैं चाहूँगा जब उनसे मिलूँ तो मैं ये बोलूँ कि कोई ना कोई पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप हो इन स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश एंड बिहार या झारखंड में, जहाँ पे लोग आके स्टार्टअप पढ़े, सेम एज 10+2 पढ़ते हैं, जैसे कॉमर्स पढ़ते हैं, जैसे आपको आर्ट्स पढ़ते हैं. स्टार्टअप को भी एक ऐसा फॉर्म माना जाए. एंड more than the people of youth of Bihar and state like Bihar, parents should also be accepting कि जब वो आपका बच्चा जब स्टार्टअप पढ़ेगा और कल जब वो जॉब करने वाला नहीं, जॉब क्रिएटर बनेगा, सो बाकी समस्याएं जो है ना, जो माइग्रेशन की जो समस्या है या जो मेरे जैसे लोगों को दूर आके रहना पड़ता है, जो लौट के नहीं आते हैं, वो शायद मिटिगेट हो जाए. और वो प्लान है हमारा. That's nice.
तो ये ना आलोक थोड़ा रैपिड फायर की तरह रहने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी आपको, जल्दी जल्दी आंसर देना है आपको। एंड अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो पी लेना, अपना भी पी लेना, करेले का जूस पीना हो, चाहे आपको आंवले का जूस पीना हो या नींबू का पीना हो, एक अच्छी चीज़ है, इसमें सत्तू है, इसमें सत्तू है और ये आपका वो तो पक्का पीऊंगा वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जोमेटो या स्विगी, क्या चूज़ करोगे अपने ब्रांड के लिए? जल्दी 5 4 जोमेटो इज गोइंग टू गिव अस डेटा नाउ, आई हैव हर्ड दैट। हाँ सो वैसे तो दोनों प्लेटफॉर्म में ज़्यादा अंतर नहीं है हमारे लिए, बोथ ऑफ द ब्रांड्स आर गिविंग बिजनेस टू अस, बट इफ आई हैव टू चूज वन आई विल चूज तो जोमेटो। कुछ भी आप टेस्टी खा सकते हो जो आपका मन करे। ठेकुआ है हमारे, हाँ ठेकुआ आई कैन डेफिनेटली ट्राई हाउ दिस। ये सारी की सारी वही खाने हैं जो हमारे रेस्टोरेंट में आपको मिलते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपके 4 भाई हैं राइट, जो आपके साथ बिजनेस में हैं, और अलग अलग पोजीशन संभाल रहे हैं। अगर उनमें से किसी एक को निकालना हो, वो कौन होगा और क्यों? निकालना हो? हाँ नहीं, निकाल तो किसी को नहीं सकते। तो फिर पियो मैं खुद ही को निकाल लूंगा। नहीं नहीं, चलो पियो फिर। क्या पीना चाहोगे? मतलब कुछ भी पी सकते हैं चारों। इसको छोड़ के वो तीनों चीज़ है, ये तो आपकी डेलिकेसीज में ही है। ठीक है। करेले का जूस। शार्क टैंक में अगर आपको किसी जज को रिप्लेस करना हो, किसी मेंटर को रिप्लेस करना हो और आपको उनकी सीट पे बैठना हो, तो वो कौन होगा? चलो टाइम इज रनिंग। 5 4 3, अरे ले दो यार एक नाम। 2, आपको उनकी सीट पे बैठना हो, कौन होगा? सीट पे तो किसी के बैठ जाऊंगा मैं। एक जने को हटा के बैठोगे ना, तो हटाओ जल्दी जल्दी। चलो चलो, या तो फिर पियो। पियो पियो। चलो मुझे ये बताइए, फूड एंड बेवरेज बिजनेस के लिए ऑफलाइन बिजनेस ज़्यादा वर्क करता है या ऑनलाइन? सॉरी, ऑफलाइन मार्केटिंग ज़्यादा वर्क करती है या ऑनलाइन? ऑफलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन रेस्टोरेंट के लिए? क्या था यार ये? लेमन जूस। अरे आंसर दो, स्ट्रांग है। टाइम निकले जा रहा है। फिर से रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग वर्क करती है या ऑफलाइन? अभी के ज़माने में ऑनलाइन इज़ वर्किंग मोर। ऑनलाइन इज वर्किंग मोर। कुछ भी टेस्टी खा सकते हैं आप। सब हमारे यहाँ का, वी कैन ट्राई। ये दिस इज बाटी राइट? हाँ, बट अभी वो हम पूरा ऊपर बना नहीं पाए हैं। कोई बात नहीं, सब अपना ही खाना है, तो होप आपको गांव का भी पसंद आता ही होगा। हाँ हाँ। इसी से एक्चुअली इसी से ना चूरमा बनता है, जो यहाँ पे आपने रखा हुआ है ना। इसको हम पीस के इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। दिस इज वेरी वेरी टेस्टी। देसी घी में बनता है प्रॉपर। दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये दाल के साथ आप खाओगे ना, कोई भी मतलब दिस इज वेरी इजी ऑन बेली। लिट्टी चोखा की तरह ही होता है ये। दिल्ली में आपका बिजनेस है, वहीं बिहार में आपका दिल है, तो दोनों में से अगर एक चीज़ चूज़ करनी पड़े तो क्या रहेगा? ये तो जवाब आपके आंसर में ही, मतलब आपके क्वेश्चन में ही इसका जवाब है। बताओ बताओ। कि दिल्ली से है मोहब्बत मुझे, मतलब हमको मुंबई नहीं पसंद है, हमको बेंगलुरु भी नहीं पसंद है। दो वी गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम मुंबई एंड बेंगलोर। मतलब जितना अगर सैलरी मैं यहाँ कमाता हूँ, अगर बेंगलोर या अगर मुंबई जाता तो मुझे ऑलमोस्ट डबल सैलरी मिलती। आप यू कैन इमेजिन। बट फॉर दिल्ली इट इज़ वेरी टफ। तो मुंबई, बेंगलोर या किसी और सिटी को शायद मैं दिल्ली के लिए कुर्बान कर दूं, बट नॉट बिहार। बिहार इज़ हार्ड राइट। मतलब ये पहला जवाब है। बिहार में जाना चाहता हूं और हमेशा वो पहला ही रहेगा। जहां आप जहां से होते हो ना, वो मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे वहाँ पे कितना भी कुछ खराब हो या बुरा हो, अच्छा हो, बिहार इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मी एंड गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर। यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट। बिहार का ही खाते हैं कुछ। सत्तू या ऑफ कोर्स। यार ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है। हम लोग का नॉर्मल ड्रिंक होता है किसी भी बिहारी का। हम लोग सत्तू से लिट्टी चोखा भी खाते हैं, सत्तू पराठा भी बनाते हैं, और ये सत्तू कुलर बोलते हैं इसको। बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये सिर्फ तीखा में बना के लोग दे रहे हैं। इसको मीठे में भी पिया जाता है बिहार में,
और वो भी काफ़ी टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें बहुत सारा, दिस इज़ एज गुड एज ए वे प्रोटीन, मतलब इतना प्रोटीन इसमें होता है। हाँ यार, इसमें मतलब बढ़िया है। सो यहीं पे हम अपना रैपिड फायर राउंड वाइंड अप करते हैं एंड इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू आलोक। बहुत मज़े आया आपसे मिलके और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है ऑलरेडी। तो मैं तो जाने वाली हूँ गांव आपका खाना खाने के लिए। मैं जा रही हूँ लाजपत नगर अभी क्योंकि वहीं पे है, बट होप कि जल्दी जल्दी और एरियाज़ में भी खुले। हमको भी बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल हम गांव को हर जगह, हर शहर, हर जगह, हर घर में पहुंचाएंगे, चाहे वो या हर सफ़र भी पहुंचा सकते हैं आप, ट्रेन में हो या आप फ्लाइट के सफ़र में हो या कहीं भी बस स्टैंड पे हो, यू विल फाइंड गांव एवरीवेयर। क्योंकि गांव डिजर्व्स टू बी इन द हार्ट, टू बिसाइड यू, आपके बगल में रहना डिजर्व करता है, आपके साथ रहना डिजर्व करता है, आपके अंदर रहना डिजर्व करता है। सो गांव की जगह हर जगह है, हर सफ़र है, हर डगर है, हर आउटलेट, हर चौक चौराहे पे है, और हम उसको वैसा ही करेंगे। थैंक यू आलोक, थैंक यू सो मच।